एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सीटेट नेक्स्ट सीटेट जो होने वाला है आपका जुलाई या अगस्त में जब भी हो जुलाई अगस्त में से किसी एक मंथ में हो जाएगा, तो उसकी तैयारी इस बार हम लोग बहुत ही तरीके से मैं आप लोगों को स्टेप वाइज कराने लगी वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, मैंने प्रीवियस वीडियो इससे पहले की जो है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि एक तरीके से अगर आप सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले हमको उस पर ध्यान देना है। और जब भी आप स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जगह आप थोड़ा सा समय प्रीवियस जो पहला पेपर जो आपके मतलब जिस पेपर को देने जा रहे हो उससे पहले का आप पेपर देखिए, सिलेबस को देखिए और बहुत अच्छे से एक दिन का समय लेके उसको एनालाइज करिए। तो आज मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर है एक पेपर देखने वाली हूँ का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, 30 क्वेश्चंस के एनालिसिस आज करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एकदम सिलेबस के साथ पढ़ाई करने की तैयारी हम लोगों को क्लास 1 से जो भी होगा वो आपको टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चंस बने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो क्या क्वेश्चन बनाते हैं इस पे आप लोग क्या करते हो ना, डायरेक्ट एमसीक्यू देखना शुरू कर देते हैं। और जब अगर आप एबीसीडी नहीं जान रहे हैं तो आप ए टू जेड में से कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि पी फॉर पैरेट क्या होता है, आप कैसे बताएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी चीज़ का। तो सिलेबस जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 में जो जनवरी में पेपर हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो पहली बार देने वाले हैं उनके लिए अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर 2 आता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस आता है। अगर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो आपका या तो मैथ एंड साइंस लेंगे आप लिए होंगे या आपका सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस, ठीक है। तो दोनों में से आपके जो भी होंगे किसी का मैथ साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा। तो वहाँ पे आपके अगर मैथ साइंस है तो मैथ के 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे। और लेकिन अगर सोशल साइंस का है तो आपके 31 से 90 तक यानी 60 क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस के होंगे। उसमें आपके सब्जेक्ट भी होते हैं अलग अलग अपने। तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पहला लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो आपको रहेगा। फिर लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आप इंग्लिश या हिंदी में से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस 30 क्वेश्चन के हिसाब से 5 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहिए आपको। और हमको यहाँ पे आपको 90 नंबर पहले तैयारी करना है, ठीक है। पहले 90 की तैयारी करिए, 90 की तैयारी के लिए। और अगर आपकी 90 की तैयारी हो जाती है विथ कॉन्सेप्ट तो आप ऑटोमेटिक यहाँ तक 150 तक पहुँच जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर पहले से ही ऑप्शनल क्वेश्चन करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। इस तरीके से पढ़ेंगे कभी भी आपका पेपर, आप 1-2 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, बहुत वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो कि हमें देखना है क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहें तो उस क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है वाइगोस्की से। तो हमें इतना समझ में आ गया कि वाइगोस्की से क्वेश्चन ज़रूर आता है आप किसी भी पेपर को। ये तो मैं आपको एक पेपर का सैंपल दिखा रही हूँ जो अभी हुआ है, वो इसलिए क्योंकि करंट का पेपर ज़्यादा आपको हेल्प करता है, तो ये पेपर इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है।
तो यहाँ पे आपको पहला, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का अगर आपको पता होगा पूरा डेवलपमेंट क्या है, तो वो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे तुक्का लगाने की जगह अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी और आप लोग बड़ी आसानी से जिस दिन समझ लेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको आसान भाषा में, इतना इजी क्वेश्चन है ये, जो आपको शायद पहली बार देख रहे हो तो बहुत टफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब जानते ही नहीं हैं किसी चीज़ को तो वो उसको कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ये एनालिसिस है इसलिए मैं इतनी बातें कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में मैं इतना आप लोगों को ऐसे टाइम नहीं लूँगी, लेकिन अभी समय दीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। तो जो आपका पहला टॉपिक होता है सीडीपी में होता है बाल विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना होता है, उसी में आपके एडोलेसेंस से ये क्वेश्चन आ गया है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है कथन पूछा गया है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। आपको किशोरावस्था का कुछ मेन पॉइंट्स होता है, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनको मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये पॉइंट भी अगर आप चाहें अभी तो नोट कर सकते हैं। जैसे एक हो गया वाइगोत्स्की, दूसरा किशोरावस्था, ऐसे पॉइंट में टॉपिक को नोट करते रहिए। सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता इज, सुजाता जो है नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है या असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बाहरी रूप से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि वह नगद पुरस्कार जीतने में जो रुचि रखती है। तो ये तो बाह्य आपका प्रेरणा है ना, पुरस्कार ये बाह्य प्रेरणा है। आंतरिक रूप से प्रेरित तो अपने आंतरिक रूप से प्रेरित और बाह्य रूप से प्रेरित, दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ये पुरस्कार, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब बाह्य रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्नॉलेज डिफरेंस एज abnormal and kind of deficit, be indifferent towards individual differences, consider difference as obvious feature of human diversity, implement a rigid and uniform curriculum for all learners। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए।
तो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की गई है और वहाँ पे एक शिक्षक को हमेशा ही क्या करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। मतलब जिस हर एक विद्यार्थी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं और इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कंसिडर डिफरेंसेस ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी इज द राइट आंसर। और आप लोगों को मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल फ्री में, ये कोई आपको पेड चैनल नहीं है, तो आप लोग आराम से बिना कुछ सोचे आराम से मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये है जीन पियाजे के बारे में। तो हमारे वाइगोस्की साहब आ गए, पियाजे जी आ गए, व्यक्तिगत डिफरेंसेस आ गए और प्रेरणा से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आया था, किशोरावस्था का। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर जा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट नोट करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पेपर एनालिसिस यही होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादातर ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो 5वें क्वेश्चन तक आपके जीन पियाजे जी आ गए हैं और जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर आप पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? कि जो उनकी मेन थियरी है उसको तो आप पढ़िए, बिना पढ़े सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं। आजकल जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी मैं देख रही हूँ एमसीक्यू से पढ़ाई नहीं होगी, वो 1 महीने बाद की प्रिपरेशन होती है। सेल्फ स्टडी करने वाले बड़े अच्छे से जानते हैं, उनको पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद पेपर लगाना स्टार्ट करिए, फिर फंसिए, जिस क्वेश्चन में फंसिए फिर उसके कॉन्सेप्ट को देखिए। तो ये तरीका होता है और इसी तरीके से तैयारी होती है। फिर आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा ना तो कि आपको फिर आप दीजिए एमसीक्यू के आंसर। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड passively from the environment, innate and given rather than acquired through interaction, co-constructed in interaction with more knowledge other, a visible behavior change that can be measured with reliability। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका, वही आपका करेक्ट हो रहा है कि जीन पियाजे जो वो कहते थे कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। यानी इसका अर्थ यहीं पे निकल जा रहा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, यानी बच्चे द्वारा ज्ञान निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन आपका आप टिक कर देंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो आगे का हम लोग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और यही आंसर भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात किया गया है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाने का बहुत, और मेरे अंदर एक और चीज़ आ गई है कि हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि आप मैं जैसे चाह रही हूँ कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों का भी अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर अपने सारी चीज़ें, जितने नोट्स हैं उन सभी चीज़ों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गतिशील होता है यानी डायनामिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? Attention, decay, forgetting, retrieval। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति?
ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अटेंशन यानी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of questions that require student to analyze information? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? ठीक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके सीधे सीधे वन वर्ड के हो जाएंगे, तो वहाँ पे विश्लेषण करने की तो आवश्यकता है नहीं। तो जो क्वेश्चन में विश्लेषण करने की आवश्यकता है आपको, वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को विश्लेषण करने की आवश्यकता के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में विश्लेषण का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। तो टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। रीजन क्या है? कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 9th, और 9th का ऑप्शन नंबर A1 यानी ए और आर दोनों सही है। अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन, क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, तो बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो जहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी देखभाल की नैतिकता और नारी दृष्टिकोण, ये इनकी आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से असर्शन और रीजन का आ गया है। तो लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पैथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। रीजन है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो क्वेश्चन क्या है? वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास, कारण क्या है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डिस्लेक्सिया से संबंधित है। आपको सारे विकार पढ़ने होंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई विकार जरूर आता है। तो डिस्लेक्सिया यहाँ पूछा गया है और डिस्लेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। डिस्लेक्सिया क्या है? इज अ कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर एबिलिटी टू, क्या करने के लिए प्रभावित करता है? तो अपपठन वैकल्प्य यानी डिस्लेक्सिया एक ऐसी स्थिति है, कौन सी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डिस्लेक्सिया तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। ठीक है, और यहाँ पे ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को ये प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डिस्लेक्सिया के बारे में
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 क्या कहता है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो पहला ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे इस टॉपिक को देखिए और इस टॉपिक से आप लोगों को रियल लाइफ सिचुएशन कैसे होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपको, आप चाहें तो अरुण कुमार सिंह की जो बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसको ले सकते हैं, या जो आप एक सैम्पल बुक रख सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है, मैं बुक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर मोरल डेवलपमेंट। देखिए कोहलबर से ये दूसरा क्वेश्चन आया है, मोरल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। कोहलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल, हेट्रोनॉमस या ऑटोनॉमस। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है पारंपरिक नैतिकता, यानी कन्वेंशनल मोरालिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इन समावेशी कक्षा का क्वेश्चन आप सभी को पता है, अगर आप पहले दिए हैं सीटेड तो आपको पता है कि यहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, किसी और इधर उधर से पूछा नहीं गया है। सिलेबस कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सीटेड आपका यूपी टेट से ईजी है। यूपी टेट के सिलेबस का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन सीटेट अपने सिलेबस से इधर उधर नहीं जाता है। बहुत कम ही, रेयरली कभी क्वेश्चंस जो मॉडर्न चीज़ें डेवलप हो चीज़ें और आ रही हैं उनके अलावा ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, सिर्फ आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को पढ़िए, एक ही बार पढ़ के सीटेट को निकाल दिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चंस 30 देखेंगे हम लोग, 30 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है तो थोड़ा समय दीजिए, और ज़्यादा नहीं, डेली आपको 1-2 घंटे देने हैं। अगर आप लगे रहेंगे मेरे साथ तो आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। और निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, इंकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा गया है, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। तो मूल्यांकन से क्वेश्चन आ गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अगर मैं पेपर को देखूं तो पेपर बहुत हार्ड नहीं आया था। ठीक है, जिस दिन आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा कि ये पेपर बहुत हार्ड नहीं है। सीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो आगे के पेपर देखेंगे जैसे जैसे, वैसे
समझ में आएगा। लेकिन CDP आपके अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं वो टू द पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट से दिए गए हैं, तो कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विमूल्य जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी A, B और D। तो A भी सही है, B भी सही है और D भी सही है। तो ये पोर्टफोलियो के बारे में है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, या अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी दिया गया था। तो प्रगतिशील शिक्षा से अभी तक 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को तो स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षक क्या करता है, बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यानी स्कैफोल्डिंग। द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखते हैं। पाठ्य पुस्तक और मीडिया के में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, या जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरीके से पेपर 2 का मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो पेपर 1 वालों अगर को भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगी, तो आप लोग का पेपर एक्चुअली CDP की तैयारी में एक साथ कराऊंगी, क्योंकि ना CDP सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा बात मानिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़िए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, आपका CDP 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो दोनों ही CDP के लिए एक साथ तैयारी होगी, हिंदी की भी तैयारी एक साथ होगी, इंग्लिश के लिए भी एक साथ होगा। सिर्फ आपका चेंजेस कहाँ से आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज पे, वहाँ पे EVS पढ़ना है, 3rd to 5th की बुक पढ़नी है NCERT की, और यहाँ पे आपको 6 से लेके 8 तक तो पढ़ना ही है, लेकिन 9, 10th के कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, आपको मैं बुक के हेल्प से करा सकती हूँ, बोर्ड्स पे करा सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को करा दूंगी, उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन इस पेपर को पूरा देखिएगा। आज मैं CDP करा रही हूँ, नेक्स्ट अलग अलग सब्जेक्ट कराऊंगी, तो बने रहिएगा चैनल पे। बस आपको इतना ही करना है कि इस चैनल पे जो वीडियो आती हैं उनको देखना है और कुछ नहीं करना है, और आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जीन पियाजे जी आ गए हैं फिर से। और जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार चिन्ह, यहाँ पे आपकी क्षमता, मानने की क्षमता जो है वो है आपका
औपचारिक संक्रियावस्था के दौरान विकसित होती है और बीज गणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन और हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बार बार चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि एक बार में अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको देख रही हैं दृष्टि से, देखने की चीज़ें हैं, आँखों पे हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल तक आप लोग पहुंचा सकते हैं, आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चे देखते हैं ना, उतना ही ज़्यादा किसी को भी मेहनत करने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सॉरी 21 हो गया, 22 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा से है। समावेशी कक्षा से मेरे ख्याल से ये दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए, एक समावेशी कक्षा में यही होता है एनालिसिस पेपर का कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये करेंट का पेपर है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी ए सही है, लेकिन इसका रीज़न जो है वो गलत है। कथन सही है और कारण उसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की का भी ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। ये वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विथ वाइल वर्किंग देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अधिकार जानकर अंदर। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं, मतलब जो भी उनसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो जिसको आता है उससे ही ना अंतःक्रिया करेंगे, तो उनसे ही लाभान्वित होकर अनुभव से लाभान्वित और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन हेल्पिंग द स्टूडेंट स्टे फोकस्ड। यानी एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित हो रहा है, विचलित है क्लास में, और उससे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होंगी। तो अगर आप टीचिंग करते हैं, प्राइवेट टीचर हैं कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी और आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर लगा देंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में होता है शिक्षक के साथ। तो छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधि पढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3, यानी स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
फिर से असंसन रीजन का क्वेश्चन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण क्या है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों ही बात अपनी जगह क्या है, सही है, और इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और जिससे सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह ऑप्शन सही है। ठीक है। असिस्टेंट रीजन देखते हैं। एक बच्चा है, किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण क्या है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप में नहीं मापा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर ए की यानी कथन की कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो निम्नलिखित से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। तो यहाँ समाजीकरण से क्वेश्चन आ गया है, और यह एक समाजीकरण एक रैखिक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी है, या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी BCD एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो सोशलाइजेशन की विशेषताएं यही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो हैं कि आपके कहाँ से पूछे गए हैं। विकास से। यह वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्या है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो उस कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस साल में आया हुआ, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएट इन ए स्टूडेंट इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले तो सिलेबस को समझेंगे और इस तरीके की एनालिसिस जो है इस 2024 में जो पेपर पूछा गया था उसके सारे पेपर की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उनसे हमको अपनी तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये एनालिसिस पेपर का जो करंट पेपर आपका हुआ है उसका तैयारी करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग और टॉपिक नोट कर लीजिएगा। जितने टॉपिक से, जैसे पियाजे से आया है, वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये इसी तरीके से एनालिसिस हर पेपर की करनी है, हर सब्जेक्ट की करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सिलेबस के साथ मिलेंगे जहाँ से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक SSCDP में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे कैसे कैसे पढ़ाई करनी है।
कितने बजे से आपकी क्लासेस पर डे आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।